फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 9। इसमें हम सुश्रुत सूत्र स्थान 37 अध्याय देखेंगे, जिसमें महाभूत अनुसार भूमि का वर्णन किया गया है। पृथ्वी महाभूत प्रधान भूमि कैसी होती है? कृष्ण मृत्तिका वर्णी भूमि, जिसमें कृष्ण मृत्तिका होती है। ठीक है। जल महाभूत प्रधान में श्वेत वर्ण की भूमि होती है। अग्नि महाभूत प्रधान में नाना वर्ण की मतलब कलरफुल भूमि होती है। और इसके अलावा वायु महाभूत प्रधान भूमि कैसी होती है? राख और गधे के समान वर्णी। ठीक है। इसमें श्लोका में आ जाता है भस्म रासव वर्णन। रासव का मतलब होता है गधा। ठीक है। भस्म रासव वर्णम भूमि कौन सी होती है? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बोलेंगे वायु महाभूत प्रधान भूमि, आप टिक लगाएंगे। आकाश महाभूत प्रधान भूमि सारहीन वृक्षों से युक्त समतल मृदु भूमि होती है। ठीक है। श्रेष्ठ भूमि कौन सी है? रक्त श्वेत कृष्ण वर्णी, इसको हम गौर वर्ण लोहित कृष्ण वर्ण भी बोलेंगे। श्रेष्ठ भूमि। सदैव शीर युक्त एवं आर्द्र औषध ही लेनी चाहिए। इसके अभाव में 1 वर्ष पुरानी औषध ग्रहण की जा सकती है। पशुओं के रक्त, रोम और नख जो होते हैं वो युवावस्था में लेने के लिए एडवाइस किया है। एंड मल मूत्र दूध अजीर्ण अवस्था में आहार जीर्ण होने पर ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि अगर पशु का दुग्ध उसका आहार जब जीर्ण ही नहीं हुआ, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, उस अवस्था में आप दूध पिएंगे तो पीने वाला भी उसको भी इंडाइजेशन हो सकता है। तो रक्त, रोम और नख युवावस्था में एंड मल मूत्र दूध आहार जीर्ण होने पर ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्पल। इसमें है 38 चैप्टर सुश्रुत सूत्र स्थान। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वायु महाभूत प्रधान भस्म रासव वर्णन है, ऐसे ही इसको भस्म कपोत अस्थि वर्ण भी कह सकते हैं। अगर ये श्लोक या ये सेंटेंस आ जाता है भस्म कपोत अस्थि वर्ण, ये कौन सी दोष महाभूत प्रधान भूमि है, तो आप ये कह सकते हैं वायु महाभूत प्रधान भूमि है, जिसमें भस्म भी आ जाता है, कपोत एंड अस्थि तीनों के वर्ण के समान भूमि बताई गई है। और अगर हम अरिष्ट का वर्णन करें तो सुश्रुत सूत्र, आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन सूत्र स्थान में दिया है। ठीक है। एंड जो कि हमने अभी पढ़ा था, आचार्य चरक ने अरिष्ट वर्णन इंद्रिय स्थान में करा है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में शारीर स्थान में इसका वर्णन किया है। तो आपको ये याद रखना है, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान, आचार्य वाग्भट ने शारीर स्थान एंड आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन किया है। तो चलिए 38 चैप्टर उत्पल आदि गण में कमल के भेदों के अतिरिक्त मधु यष्टि का भी वर्णन किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। तो इसीलिए डिटेल के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी टिप्स पे होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ये वीडियोस आपको कम से कम 4-5 बार तो सुन ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इज आम्लक्य आदि गण। इसमें विभीतिकी का वर्णन नहीं मिलता। आम्लक्य आदि गण में विभीतिकी का वर्णन नहीं मिलता। अच्छा, आम्लक्य आदि गण में अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें तो इसमें आम्लकी, हरितकी, पिपली और चित्रक, ये 4 औषधियाँ आती हैं। आम्लकी, हरितकी, पिपली एंड चित्रक। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्वर, ज्वर, आभा एंड चक्षुष्य होती है। सर्व, ज्वर एंड चक्षुष्य होती है। इसमें हम जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 38 में 38 चैप्टर में गणों का वर्णन किया है, हम गणों के बारे में पढ़ेंगे। और कितने गणों का वर्णन किया है? 37। ठीक है। एंड इसके बाद अगला गण आ जाता है तृप्वादि गण या धातुगण। ठीक है। तृप्वादि गण, इसको धातुगण भी कहते हैं। और तृप्वादि गण में मेटल्स आते हैं, तभी इसे धातुगण बोला गया है। इसमें जैसे कि तृप मतलब वंग, तो इसका फंक्शन क्या होता है? गर्म, कृमिहर, पिपासा, विष, पांडु, हृदय, मतलब जो कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऊषक आदि गण। ऊषक का मतलब क्या होता है? ऊषक का मतलब होता है क्षार मृत्तिका। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं? सैंधव, शिलाजीत, कासीस, हींग, तुत, ये सब द्रव्य ऊषक आदि गण में आते हैं। इसका क्या फंक्शन है?
अर्शमृहर, शर्करा में, गुल्म में इसका प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार पूतिक और आरववध के विरेचनार्थ पत्ते यूज होते हैं। ठीक है, पूतिक एंड आरववध को अगर विरेचन में प्रयोग किया जाता है तो इसके पत्र यूज होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट इज उभयतो भाग हर द्रव्य, ये कौन से हो जाते हैं जो वमन विरेचन दोनों में आते हैं? कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली, कारवेलक। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, क से कोशातकी, कारवेलक और इसके अलावा शंखिनी और सप्तला एंड देवदाली, और इन सब के जूस यानी कि रस का प्रयोग होता है, स्वरस का। श्रेष्ठता का क्रम क्या है? सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है, द्रव्य से कम रस, रस से कम वीर्य, वीर्य से कम विपाक। ठीक है, द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक। इसके बाद दोष और महाभूत प्राधान्य। वात में कौन सा महाभूत होते हैं? वायु और आकाश। ठीक है, और इसके साथ ही आप शमन का भी याद कर सकते हैं। शमन का वैसे इसमें बताया नहीं, बट आप नोट कर लीजिए कि वात दोष के महाभूत प्राधान्य है वायु एंड आकाश, और शमन के लिए पृथ्वी, जल और अग्नि। पित्त महाभूत प्राधान्य अग्नि एंड शमन के लिए पृथ्वी, जल, वायु। कफ पृथ्वी और जल महाभूत प्रधानता होती है इसमें, एंड शमन के लिए आकाश एंड वायु। विभीतक को और क्या कहते हैं? इसका और क्या सिनोनिम है? कलिद्रुम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अगर हम देखें त्रिफला गण। त्रिफला गण को हरित के आदि गण भी बोलते हैं। हरित के आदि गण यानी इसमें त्रिफला होता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। हिंगवाष्टक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भैषज्य रत्नावली में हिंगवाष्टक का प्रयोग अग्नि मंद में बताया है, जबकि अष्टांग हृदय में हिंगवाष्टक का प्रयोग गुल्म में बताया हुआ है। और अगर हम कंपीलक की बात करें तो कंपीलक का रज यूज़ होता है, पार्ट यूज़ में रज का प्रयोग करते हैं। और प्रमुख गण और उनके ज्ञान, इंद्रिय ग्राह्यता। अब शीत, उष्ण, मृदुगण, इसका कैसे पता चलेगा? शीत कोल्ड एंड हॉट, एंड मृदुगण इसका स्पर्श से ही पता चल जाएगा कोई चीज़ कोल्ड है या हॉट है या मृदु है, सॉफ्ट है। ठीक है, रूक्ष और स्निग्ध इसका चक्षुग्राही होता है। ठीक है, स्निग्ध, उष्ण, मृदुगण स्पर्शग्राही, और इसका रूक्ष एंड स्निग्ध ये चक्षुग्राही, देखने से ही पता चल जाए कोई सरफेस स्निग्ध है, ऑयली है या रफ है। विशद और पिच्छल इसका स्पर्श से और चक्षु दोनों ग्राही होता है। तीक्ष्ण गण, तीक्ष्ण गण मुख से ग्राही है, इसका टेस्ट करके पता चलेगा। वैत का फल, वैत का फल अम्ल वर्ग में परिगणित किया है आचार्य सुश्रुत ने। वैताग्र तिक्त गण में। ठीक है, वैत, अम्ल एंड वैताग्र तिक्त वर्ग में परिगणित है। सज्जी क्षार और यव क्षार लवण वर्ग में परिगणित है। ठीक है, सज्जी क्षार और यव क्षार लवण गण में परिगणित है। और इसके अलावा मदन फल का जो पुष्प होता है उसका चूर्ण की मात्रा क्या होती है? 1 प्रकुंच। मदन फल पिपली मात्रा कितनी होती है? अंतर्नखमुखी। त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है, त्रिजात को त्रिवर्णक भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है दालचीनी, एला और त्वक, मतलब एला, त्वक, दालचीनी मतलब तेजपत्र। सर्व व्याधि निर्हरण रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम। ठीक है, ऐसा किसके लिए कहा गया है? सर्व व्याधि हरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतर्व्रण शोधनम। वूंड की हीलिंग, क्लीनिंग भी कर देती है, जो सभी व्याधियों को हर लेती है। रसायन भी है और परम मेध्यम भी है। ये हरितकी के लिए कहा गया है। ठीक है, 12 वर्ष तक के बालक में अगर विरेचनार्थ कोई तेल प्रयोग करना हो, कौन सा तेल प्रयोग करेंगे? आरगवद तेल। मदन फल का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने चैप्टर 31 में एंड आचार्य चरक ने, इसमें है कि मदन फल का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने 31 इसके प्रयोग बताए हैं, जबकि आचार्य चरक ने 133 बताए हैं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाता है आपका कि अष्ट वर्ग में महाभूत प्रधानता कौन सी होती है? अष्ट वर्ग मतलब अगर हम देखें 8 वर्ग, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य में आग्नेय महाभूत प्रधानता होती है, और शीत और पिच्छल वर्ग में
जल, रूक्ष में वायु, विशद वर्ग में वायु पृथ्वी एंड मृदु में जल आकाश, स्निग्ध वर्ग में जल और पृथ्वी। इस तरह से अष्ट वर्ग में महाभूत प्रधानता बताई है। मैं रिपीट कर देती हूँ। तीक्ष्ण और उष्ण में आग्नेय ऑब्वियसली, शीत और पिच्छल में जल महाभूत प्रधानता, रूक्ष वर्ग में वायु महाभूत प्रधानता, विशद में वायु एंड पृथ्वी, ठीक है, एंड मृदु वर्ग में जल आकाश, स्निग्ध में जल और पृथ्वी, ठीक है, स्निग्ध में जल एंड पृथ्वी। क्षार को द्रव्य बताया गया है सभी आचार्यों ने, रस नहीं बताया। क्षार इज द्रव्य, इट्स नॉट रस, बट आचार्य हारित ने क्षार को रस माना है लवण के स्थान पर। एंड नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञे प्रयुक्तम त्वद्वन्ति विश्वत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्त तंतु महान तपमी संचयम। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि ये कोटेशन कई बार आ चुकी है। अज्ञे प्रयुक्तम तद्वन्ति विश्वत कर्म विभ्रांत विजानता प्रयुक्त तंतु महान तपम्पि संचयम। ये कोटेशन किसके लिए यूज़ की गई है? अज्ञे प्रयुक्तम मतलब कि जो बुद्धू होता है, जिसको नॉलेज नहीं होती है, अगर वो प्रयोग करता है तो वो सद्दे मरण कर देती है रोगी का, और विश्वत विष के समान मार देगी। विजानता जो जानते हुए इसका प्रयोग करता है, तो महान तपम्पि संचयम जो महान दोष संचित होते हैं उसका भी नाश कर देती है। ये है स्नूही के लिए कहा गया है, ठीक है। ये तारीफ स्नूही की गई है जो बिना जाने प्रयोग करता है अज्ञे प्रयुक्तम, तो वो विश्वत मार देता है रोगी को, और जो स्नूही का जानते हुए सब नॉलेज रखते हुए उसकी डोज कैसे यूज़ करनी है, क्या करना, कब कैसे यूज़ करना है, किस डिजीज़ में यूज़ करना है, ये सब नॉलेज रखते हुए उसका प्रयोग करता है, तो महान तपम्पि संचयम महान दोष जो संचित हुए होते हैं उनका भी नाश कर देता है वो स्नूही का प्रयोग करके। इसके बाद है चैप्टर नंबर 45। अच्छा, अगर हम आहार द्रव्य की बात करें तो चरक आचार्य ने आहार द्रव्य 12 बताए हैं, और सुश्रुत सूत्र स्थान 45 में जो द्रव द्रव्य मतलब लिक्विड द्रव्य हैं वो 10 वर्ग बताए हैं, और जो अन्न द्रव्य है अन्न वर्ग के, ठीक है, वो हैं 13 बताए हैं, 13, ठीक है। द्रव द्रव्य 10 एंड अन्न द्रव्य 13 बताए हैं, जबकि आचार्य चरक ने आहार द्रव्य या अन्न द्रव्य 12 बताए हैं, 12 वर्ग बताए हैं मतलब। और इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पथ्यतम किसे कहा गया है? महेंद्र जल को। अंतरिक्ष जल के भेद कितने होते हैं? इसके भेद 4 होते हैं। धार, कार, तौशार, हेम। धार, कार, तौशार, हेम। जो धार जल होता है उसको श्रेष्ठ माना गया है। इसके भी 2 भेद होते हैं, गांग और समुद्र। और गांग और समुद्र में गांग जल जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। समुद्र जल अगर देखें तो वो त्रिदोष कारक होता है। बट एक क्वेश्चन इसमें ये भी आया हुआ है कि समुद्र जो जल होता है अगर वो अश्विन के मास में बरसे तो उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, अश्विन मास में। भौम जल के भेद कितने होते हैं? 7। जल के दोष कितने होते हैं? 6। मतलब इसमें है रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द नहीं है क्योंकि जल बोलता नहीं है, तो स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके अलावा 2 और है, वीर्य, विपाक। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य, विपाक। कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं होती हैं। जल को फिल्टर करने के लिए 7 वस्तुएं कौन सी होती हैं? मुक्ता, कतक, शैवाल, गोमेद, कमलनाल, स्फटिक, ठीक है। अब हम जो शैवाल है इसको एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, एंड कतक को निर्मली भी बोलते हैं, और कमलनाल को हम विसर्ग ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, मुक्ता, कतक, शैवाल, गोमेद, कमलनाल, स्फटिक। मुक्ता, कतक, शैवाल, गोमेद, कमलनाल एंड स्फटिक। इसके अलावा उबले हुए जल को शीतल करने की कितनी विधियाँ होती हैं? 7। जल के पात्र को रखने के साधन कितने हैं? 5। निक्षेप प्रणाली, जल के पात्र को रखने के साधन 5 हैं। पश्चिम अभिमुख नदियों का जल, जो पश्चिम वेस्टर्न जो नदी होती है उसका जल हल्का होता है और पथ्य होता है। पूर्व अभिमुख
नदियों का जल भारी होता है, अपथ्य होता है। आप बस एक याद कर लीजिए, पश्चिम अभिमुख नदियाँ, वेस्टर्न रिवर्स होती हैं, वो हल्का और पथ्य होता है उनका जल। और ईस्ट में पूर्वी अगर आ जाएंगे तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, भारी अपथ्य। दक्षिण वाली नदियाँ होती हैं उसका अधिक दूषकारक नहीं होता है। और भौम जल का ग्रहण कब करना चाहिए? प्रत्यूष काल में। प्रत्यूष काल कौन सा होता है? सूर्य उदय के पूर्व का काल होता है। ठीक है। भौम जल के दो प्रमुख गुण होते हैं, शीतलता और लघुता, और ये गुण सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कब होते हैं? प्रत्यूष काल में, जिसमें इसका ग्रहण करना चाहिए। शीतल जल, शीतल जल विष, मदाते, रक्तपित्त और तमक श्वास में देना चाहिए। विष में, मदाते में, रक्तपित्त में एंड तमक श्वास में। ठीक है। तमक श्वास, आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, तमक श्वास में शीतल जल देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि तमक श्वास में ब्रोंकियल एस्थमा, इसमें गर्म जल देना चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे आचार्य ने इसमें शीतल जल का एडवाइस किया हुआ है। उष्ण जल, उष्ण जल श्वास कास हर होता है, खांसी लगती है तो हम गर्म पानी पीते हैं। ज्वर हर भी होता है। पथ्यम उष्णोदकम सदा, श्वास कास हरम, ज्वर हरम, पथ्यम उष्णोदकम सदा, ये उष्ण जल के लिए कहा गया है। वापी का जल, मतलब बावड़ी का जो जल होता है वो पित्तवर्धक होता है। कूप का जल अग्नि दीपक होता है। चौंडे जल जो होता है अग्निवर्धक होता है। तो पित्त और अग्निवर्धक ये सारे सेम ही ऑलमोस्ट गुण हैं। तो चौंडे जल अग्निवर्धक, कूप जल अग्निदीपक एंड वापी जल पित्तवर्धक। झरने का जल जो होता है हृदय होता है, मतलब हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा होता है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि झरने का जल देखने में कितना सुहावना लगता है, हृदय को अच्छा लगता है, तो वो हृदय होता है। इसके बाद आ जाता है दधी। दधी के भेद इसमें बताए हैं 7 भेद है, बट अगर अदरवाइज दधी के भेद 3 भी होते हैं, बट आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस है 7 को आप टिक मार्क करेंगे। तो दधी जो होता है वो स्निग्ध होता है। ठीक है। पीनस, विषम ज्वर और अतिसार में इसका प्रयोग करना चाहिए। पीनस, विषम ज्वर, अतिसार में। और शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में दधी का प्रयोग निषिद्ध है, नहीं यूज़ करना चाहिए। शरद में, ठीक है, जिसमें पित्त प्रकोप होता है। इसके अलावा वसंत में एंड ग्रीष्म ऋतु में। श्रेष्ठ दधी कौन सा है? गाय का। इसमें श्रेष्ठ दधी बताया है, बट इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन आता है श्रेष्ठ दधी, श्रेष्ठ दुग्ध, श्रेष्ठ घृत, तो ये सब गाय के ही श्रेष्ठ होते हैं। त्रिदोष कारक दधी जो होता है मंदक दधी होता है, जो ठीक से जमा नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा भेड़ का जो दधी होता है वो अर्श कारक होता है। स्त्री का दधी होता है वो चक्षुष्य होता है। ठीक है। एंड इसके अलावा तक्र, अगर तक्र की बात की जाए तो दधी के गुण जो है वो स्निग्ध में आ जाता है दधी, एंड तक्र रुक्ष होती है। उष्ण वीर्य, शोफ शामक, दधी शोफ कारक होता है, तक्र शोफ शामक होती है। एंड तक्र मधुर विपाकी होती है एंड अवृश्य होती है। ठीक है। और दधी और तक्र में क्या कॉमन है? दोनों उष्ण वीर्य हैं एंड दोनों कषाय रस हैं। तक्र का निषेध कब होना चाहिए? दुर्बल व्यक्ति में, रक्त पित्त में, क्योंकि उष्ण वीर्य है, रुक्ष है, तो रक्त पित्त में। एंड शत में, ग्रीष्म ऋतु में तक्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालानाम प्रशस्यते किसके लिए कहा गया है? बालानाम प्रशस्यते, नवनीत हेतु। ठीक है। बच्चे मक्खन खुश होकर खाते हैं, तो बालानाम प्रशस्यते नवनीत के लिए कहा गया है। अगर हम घृत की बात करें, घृत जो होता है आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वात और पित्त शामक होता है। मैंने आपको आई थिंक शायद पहले बताया है कि आचार्य चरक ने अपने आग्रह में घृत का जो वर्णन किया है उसमें घृत को बताया है अनिल पित्त हरणाम श्रेष्ठम। अगर आपको ये लाइन आ जाती है एग्जाम में, अनिल पित्त हरणाम श्रेष्ठम, तो ये घृत के लिए यूज़ होती है। एंड आचार्य सुश्रुत ने भी सेम बताया, घृत वात पित्त शामक होता है। श्रेष्ठ सर्पी गोघृत होता है। आवी घृत जो होता है वो योनि रोग करता है और शोष करता है एंड कंप नाशक, योनि रोग, शोष एंड कंप का नाशक करता है। आवी घृत योनि रोगों के लिए, शोष के लिए एंड कंप का नाशक करता है। तिल तेल सभी तेलों में से श्रेष्ठ माना गया है। ये पित्त का प्रकोप नहीं करता और वात और कफ के लिए अच्छा होता है, हितकारी होता है। ठीक है। एंड तिल तेल के गुणों में अगर हम देखें तो ये मधुर विपाकी है और मेध्य माना गया है। परिषेक, अभ्यंग, अवगाहन आदिशु तिल तैलम प्रशस्यते।
ठीक है। परिषेक के लिए अगर हम देखें तो पंचकर्मा में तिल तेल का ही मेजॉरिटी में यूज़ होता है। परिषेक के लिए, अभ्यंग के लिए, अवगाहन के लिए, ठीक है, ये प्रशस्त है। सर्व तेल गुणा गेया, सर्व आचीन, अनिल नाशना, सर्व अभ्यस्तवा, तैलभ्यस्तिलम, तैलम विशिष्यते, ठीक है, जो सर्व तेल में, सभी तेलों में श्रेष्ठ माना गया है और वात और कफ के लिए हितकारी होता है एंड पित्त का प्रकोप नहीं करता। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सर्वे तैल गुणा गेया, सर्वेश्च अनिल नाशना, सर्वेभ्यस्तिव, तैलेभ्यस्तिला, तैलम विशिष्यते। ये किसके लिए कहा गया है? तिल तेल के लिए। एंड इसके बाद स्नूही शीर, स्नूही शीर का हम इसको कब ग्राह्य होता है ये, सॉरी, इसका संग्रहण कब करते हैं हम, कब कलेक्ट करते हैं? शिशिर अंते, ठीक है, शिशिर ऋतु के अंत में स्नूही शीर का कलेक्शन होता है। योनि दोषे शोषे कंप च तट हितम, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसका हिंदी पार्ट बताया था। योनि दोषे शोषे कंप च तट हितम, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? आविघृत के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पंचविध स्नेह, पंचविध स्नेह कौन से हैं, और इसमें यथोत्तर गुरु भी ये माने गए हैं। मतलब सर्पी, तेल, वसा, मज्जा व मेद। गुरु सबसे ज़्यादा कौन सा है? मेद, उससे कम मज्जा, उससे कम वसा, उससे कम तेल, और सबसे कम गुरु गुण किस में है? सर्पी में, ठीक है। ये यथोत्तर गुरु हैं, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा व मेद। सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, मेद यथोत्तर गुरु विपाक वाले हैं। सॉरी। मधु शर्करा का प्रयोग किस में करना चाहिए? वमन एंड अतिसार में। रक्तपित्त में क्या देना चाहिए? द्राक्षा, आसव। वैसे तो रक्तपित्त में कोई भी आसव, अरिष्ट निषिद्ध माने गए हैं, लेकिन द्राक्षा, आसव हम रक्तपित्त में दे सकते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स, हम क्रैश कोर्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये हमें एग्जाम में हेल्प करते हैं। स्तन्य और रक्तक्षय में हितकर क्या है? स्तन्यक्षय हो जाए या रक्तक्षय हो जाए तो उसमें सुरा हितकर बताई गई है। शाली धान्यों में श्रेष्ठ क्या है? यहाँ से सुश्रुत सूत्र 46 स्टार्ट हो जाता है। शाली धान्यों में श्रेष्ठ है रक्तशाली, षष्टिक धान्यों में श्रेष्ठ है षष्टिक, ब्रीही धान्यों में श्रेष्ठ है कृष्ण ब्रीही। एंड इसके बाद है कुछ प्रमुख मांसों के गुण। जो मयूर मांस होता है वो स्वर, बुद्धि, मेधा, नेत्र और कर्ण को दृढ़ करता है। जो गुहाशय मांस होता है वो नेत्र और गुहा रोगों को उसमें उपयोगी होता है। प्रसय, प्रसय विशेषात शोषिणो हितम, शोथ में हितकारी होता है प्रसय मांस, स्वेलिंग में। गुहाशय मांस गुहा रोगों में और नेत्र में। गोमांस, ये बहुत बार क्वेश्चन है गोमांस का। गोमांस का प्रयोग कहाँ होता है? विषम ज्वर और अत्य अग्निनाशक, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो जांगल मांस कितने तरह के बताए हैं? 8। आनूप मांस 5। खडक, खडक किसको कहते हैं? गैंडा। गैंडे का मांस पित्तर श्राद्ध में उपयोगी होता है। विभीतक की मज्जा को मदकारक बताया गया है। सर्वदोष हर हृदय पथ्यम चेतो विकारिणाम कहा गया है कूष्मांड हेतु, ठीक है। सर्व दोषों को हरण करती है और हृदय के लिए पथ्य होती है, ठीक है। ये कूष्मांड हेतु कहा, कूष्मांड के लिए कहा गया है। पित्त और रक्त आवृत वात को छोड़कर शेष सभी वात विकारों में लहसुन श्रेष्ठ माना गया है। लहसुन सबको पता है, लहसुन जो है श्रेष्ठ माना गया है वात विकारों में, लेकिन एक्सेप्शंस के लिए ही हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं। एक्सेप्ट पित्त और रक्त आवृत वात के लिए। तंडुल, तंडुलीय मद और विषनाशक होता है। चांगेरी अर्शनाशक होता है। अगस्त्य पुष्प न अति उष्णशीत नक्तांधे आना प्रशस्यते। अगस्त्य पुष्प न अति उष्ण होता है न अति शीत होता है। और नक्तांधे आना, नक्तांधे में जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसमें ये हितकर होता है। अब गुरुत्व का क्रम क्या है? सबसे हल्का क्या? पुष्प, पुष्प से गुरु, पत्र, पत्र से फल, फल से नाल, नाल से कंद, ठीक है। फ्लावर सबसे हल्का होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैवीनेस, गुरुता का क्रम क्या है? पुष्प, देन पत्र, पत्र से अधिक फल,
फल से नाल, नाल से कंद। ओके, धातुओं के गुणधर्म, धातुओं के गुणधर्म अगर हम देखें तो स्वर्ण, स्वर्ण जो होता है मधुर रस होता है इसका, विषनाशक होता है, ठीक है, एंड चक्षुष्य होता है। रजत अम्ल रस होता है, ताम्र का कषाय रस होता है, कांस्य का तिक्त रस होता है, एंड रांगा और शीशा का कटु रस। श्रेष्ठता, दुग्ध श्रेष्ठ किसका है? गोदुग्ध। लवण द्रव्यों में श्रेष्ठ है सैंधव, कटु द्रव्यों में पीपल और सौंठ, मधुर में घृत शहद, इक्षु विकारों में शर्करा, ठीक है। सद्यो बलकर पिपासा शमनाशक है, ये है सद्यो बलकर, ठीक है, इमीडिएटली जो बल प्रदान करता है। पिपासा और श्रमनाशक है मंथ, एंड घृत गोघृत, और इसके अलावा अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ है आंवला और अनार, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ है परवल और बैंगन, कषाय द्रव्यों में सुपारी और फालसा, ठीक है। दूध गोदुग्ध, दूध घृत और दधी गाय का ही श्रेष्ठ माना जाता है। लवणों में सैंधव लवण, कटु में पिपली सौंठ, मधुर द्रव्य में घी और शहद, इक्षु विकारों में शर्करा, सद्यो बलकर पिपासा शमनाशक है मंथ, एंड घृत में गोघृत, अमल में आंवला और अनार, तिक्त में परवल बैंगन, एंड कषाय में सुपारी फालसा। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रमुख अनुपान। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि संताप और अवध के पश्चात क्या अनुपान करना लेना चाहिए? मांसरस और दुग्ध। अग्नि संताप बर्न केसेस में, एंड अधव के पश्चात मांसरस एंड दुग्ध। गरिष्ठ पदार्थ सेवन उपरांत, गरिष्ठ पदार्थों के सेवन के बाद कांजी और दधी का ऊपरी भाग प्रयोग करना चाहिए। कांजी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दधी का ऊपरी भाग। मद्यपान के पश्चात मद का। दुर्बल पुरुष हेतु सुरा। रक्तपित्त में दूध और इक्षुरस। स्त्री संभोग उपरांत दूध। स्थूल पुरुष हेतु मधुदक। विष में आँख शैलु शिरस, ठीक है। और इसके बाद भोजन पूर्व अनुपान कृश कारक होता है। अगर भोजन से पहले अगर हम अनुपान करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो वो वेट लॉस करने में हेल्पफुल होता है। कृष्णता कारक। भोजन के मध्य में यथास्थिति कारक। भोजन के पश्चात भृंगण करने वाला होता है, मतलब मोटापा लाने वाला होता है। अनुपान का निषेध किस में है? श्वास का शत और स्वर भंग में। ओके, तो मद्यपान के पश्चात मद लेना चाहिए। दुर्बल पुरुष हेतु सुरा और स्थूल पुरुष हेतु मधुदक, एंड विष में आँख शैलु शिरस। स्त्री उपभोग के बाद दूध लेना चाहिए, एंड गरिष्ठ पदार्थों के सेवन के बाद कांजी या दधी का ऊपरी भाग। अग्नि संताप या अधव में मांस रस एवं दूध, ठीक है। द्रवों के अनुसार उनके रखने योग्य पात्र। घृत को कौन से पात्र में रखना चाहिए? कृष्ण लौह पात्र में, मतलब लोहे के पात्र में। फल और भक्ष्य इसको पत्र पर रखना चाहिए, फल वगैरह पत्र पर रखने चाहिए। दधी और छाछ से प्रदिग्ध मिष्ठान, दधी और छाछ से बने मिष्ठान स्वर्ण पात्र में रखने चाहिए। द्रव लिक्विड्स जो होते हैं चांदी के पात्र में। जल को तांबे के पात्र में। पानक और मद्य को स्फटिक पात्र में। पानक एंड मध्य स्फटिक पात्र। राग शाडव सटक वैदुर्य के पात्र में। भोजन की थाली में पदार्थों की स्थिति, इसमें से भी एक बार एक क्वेश्चन आया था। दक्षिण में, राइट साइड में फल भक्ष्य और सूखे पदार्थ रखने चाहिए। लेफ्ट में द्रव पदार्थ रखने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लेफ्ट में लिक्विड पदार्थ रखने चाहिए, लेफ्ट में लिक्विड आ गया तो राइट में सॉलिड आ जाएंगे, फल भक्ष्य पदार्थ आदि। और सामने मीठी मीठी चीज़ें रखनी चाहिए, गुड़, राग, शाडव, सटक। भोजन में रस उपयोग क्रम, सबसे पहले कौन सा रस लेना चाहिए? मधुर, फिर अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये रस की जो क्रम है उसी तरह से आचार्य ने बताया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। भोजन सेवन क्रम, सबसे पहले फल खाना चाहिए, फिर पेय, फिर भोज्य, फिर भक्ष्य। फल खाना चाहिए, फिर पेय, लिक्विड, फिर भोज्य, फिर भक्ष्य। आम्ल की चूर्ण भोजन से पूर्व, मध्य या अंत में कभी भी लिया जा सकता है। मृणाल, विष, कंद, इक्षु सदैव भोजन से पूर्व ही ग्रहण करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थ सेवन उपरांत द्विगुण जल पीना चाहिए, डबल अमाउंट में वाटर लेना चाहिए गरिष्ठ पदार्थ के सेवन के बाद। गुरुता का क्रम, गुरुता का क्रम क्या है? सबसे जो लघु है पे, पे से गुरु, ले से अध, एंड देन भक्ष्य।
पे ले अध भक्ष्य, सबसे ज़्यादा गुरुता किसमें है? भक्ष्य में, ठीक है। एंड भोजनोत्तर, भोजनोत्तर राज अवदासीत 500 गत्वा वाम पार्श्वेन संविशेद। 500 गत्वा मतलब भोजन के बाद हल्की वॉकिंग करनी चाहिए, 100 स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। ये भोजन के बाद के जो कर्म है उसके लिए कहा गया है। राज अवदासीत 500 गत्वा 100 स्टेप्स लेने चाहिए, वाम पार्श्वेन संविशेद मतलब लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। अजीर्ण की शंका होने पर, अगर आपको लग रहा है कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, ऐसा कुछ, तो आपको हरितकी और शुंठी चूर्ण लेकर ही भोजन करना चाहिए। नेता रोग समूहराट कहा गया है वात को, ठीक है। शुक्र दोष और प्रमेय का कारण क्या है? अपान और व्यान वायु विकृति। शुक्र दोष, अपान और व्यान वायु विकृति, शुक्र एंड प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियो रिपीटेडली सो दैट यू कैन लर्न दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर टिप्स, आपको अच्छे से याद हो जाए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करवाने की, ताकि आपके पास वी ऑल नो दैट मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, जॉब के साथ तैयारी भी करनी होती है, तो हम इसी लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, ताकि ये वीडियोस मेनली ऑडिबल वीडियोस ही हैं। आप चलते फिरते, खाना खाते समय, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, लेटते समय, तो आप ये कान में बस अपने हेडफोन्स लगा के आप ये वीडियोस बार बार सुन सके, आपको आयुर्वेदिक सिलेबस, BMS सिलेबस पूरा याद हो जाए अच्छे से, और आप एग्ज़ाम में बैठ सके, एग्ज़ाम को क्लियर कर सके और हमें अच्छी न्यूज़ दे सके कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें सपोर्ट करिए एंड हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा हैं। थैंक यू सो मच।